हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं जनरल स्टडी को कंप्लीट, जिसमें जनरल साइंसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री। ये जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि घटना चक्र के द्वारा बनाया गया है और इसके 60% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने के हूबहू चांसेस हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इवन अगर आप चैनल पर नए हैं और फाइनेंशियली चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक है, वहाँ से यूपीआई आईडी को यूज़ करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन इज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज्ड फॉर। वैक्स इमल्सन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो ये देखे होंगे कि जो सेब होता है उसके ऊपर कई बार आपको दिखा होगा मोम लगा रहता है, वैक्स का इमल्सन लगा रहता है। तो ये को क्यों करते हैं? ताकि उसकी एक जो स्टोरेज लाइफ है वो बढ़ाई जा सके। So in fruit and vegetables, wax emulsion is used for extension of their storage life. Wax coating is used as a carrier for a sprout inhibitor, growth regulator and preservatives of fruit and vegetable. The principal disadvantage of wax coating is the development of flavor if not applied properly. Fruit and vegetable can be stored for 10 to 12 days max by wax coating. तो wax coating का क्या फायदा है? मेनली उसको ज़्यादा दिन तक आप सुरक्षित रख सकते हो फूड को। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ में कौन सा सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए, सोडियम बेंजोनेट को हम लोग यूज करते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बेंजोनेट इज C7H5NaO2. It is widely used as food preservative with E number E1211. It is sodium salt of benzoic acid and exit in the form when dissolved in water and its melting point is 410 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन। अगेन यही क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, सोडियम बेंजोनेट जो है वो यूज होता है प्रिजर्वेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो अगेन सेम क्वेश्चन, सोडियम बेंजोनेट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। अगेन देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सोडियम बेंजोनेट। अगला भी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है? देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोडियम बेंजोनेट, और यहाँ पे देखिए क्या है, बेंजोनिक एसिड। तो जाहिर सी बात है बेंजोनिक एसिड इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। बेंजोनिक एसिड C7H6O2 और C6H5COOH is a colorless crystalline solid and simply aromatic carbolic acid. The name is derived from gas benzonin. Its salt is sodium benzoate. अब इसी के साल्ट सोडियम बेंजोनेट, इसीलिए यहाँ पे बेंजोनिक एसिड जो है वो डिटेक्शन के काम में आता है, सॉरी फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है बेंजोनिक एसिड, क्योंकि वो ऑलरेडी सोडियम बेंजोनेट से बना हुआ है। सो इन दिस क्वेश्चन, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पैक करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनसे बचाया जा सके, मॉइस्चर कंटेंट है उससे बचाया जा सके। नहीं तो अगर पोटैटो चिप्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, तो वो जाहिर सी बात है कि खराब हो जाएंगे। दैट्स वाई दे वेयर पैक्ड इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ज़्यादा सेल लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ बची रहेगी। ओके। रजिस्ट्रेशन रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय। रेफ्रिजरेशन क्या करता है? तो वो जब बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कम कर देता है, स्लो कर देता है। तो सड़ने की जो गति होती है वो धीमा हो जाती है, खराब होने की गति धीमा हो जाती है। बाय दिस वे प्रिजर्वेशन हेल्प। रेफ्रिजरेशन इस तरह से काम करता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व्स फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ and reproduction of microorganism, or we can say that by refrigeration we can reduce the rate of biochemical reactions. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो भाई फेरॉन को यूज किया जाता है कॉमनली रेफ्रिजरेटर्स में, अपने जो फ्रीजर्स होते हैं उसमें फेरॉन गैस को यूज किया जाता है। फेरॉन इज ए कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. It is the name
of a registered patent for a commercial refrigerant manufactured by DuPont. Furan is mildly toxic but stable halocarbon. अगला क्वेश्चन है चारकोल विच इज यूज्ड इन डिकलरिंग रॉ शुगर इज। तो रॉ शुगर को डिकलर करने में एनिमल चारकोल को यूज करते हैं और इसी का नाम है बोन चारकोल। बोन चारकोल, एनिमल चारकोल ऑल्सो नोन एज बोन चारकोल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एंड डिकलराइजेशन। बोन चारकोल इज ऑफन यूज्ड इन शुगर रिफाइनिंग एज डिकलराइजिंग एंड डी वॉशिंग एजेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी का मेन कंपोनेंट क्या है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो हनी का मेन कंपोनेंट है। फ्रुक्टोज इसलिए क्योंकि 38.2% होता है, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% एंड वाटर इज देयर दैट इज 17.2%। फ्रुक्टोज और फ्रूट शुगर इज सिंपल केटोनिक मोनोसैकेराइड फाउंड इन मेनी प्लांट्स। तो अगर कोई पूछे कि भाई फ्रुक्टोज कैसे मिलेगा, तो प्लांट से मिलता है और होता क्या है, तो वो सिंपल कीटोनिक मोनोसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट शुगर एमोंग द फॉलोइंग इज। तो फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर एमोंग ऑल नेचुरल शुगर। शुगर आर सैकेराइड विच हैव वेरिंग डिग्री ऑफ स्वीटनेस ऑन रिलेटिव स्केल ऑफ एज इजुरेटेड इन टेबल। तो एक टेबल दी गई है, इसमें सुक्रोज के कंपेरिजन में बाकियों की रिलेटिव मिठासनेस दी गई है। तो अगर बात करें सुक्रोज के कंपेरिजन में, अगर सुक्रोज 100 है तो फ्रुक्टोज 142 170 है। तो जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज 70 to 80 है, माल्टोज 30 से 50 है, गैक्टोज 35 है, लैक्टोज 20 है, तो क्यों कोई कुछ और यूज़ करना चाहेगा ग्लूकोज के फ्रुक्टोज के अलावा? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि मिठास जिसमें ज़्यादा है उसी को यूज़ किया जाता है। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन के अनुसार सिर्फ हमसे स्वीटनेस पूछा है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज दैट इज फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेशन और दूसरा है रीजन। तो असेशन में पूछ रहा है कि इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज। इनवर्ट शुगर जो है वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठा है। चलिए ठीक है, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अब कह रहा है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से इन्वर्ट शुगर मिलता है। तो अब देख लेते हैं ऊपर, तो इसमें कहीं है क्या सुक्रोज? सुक्रोज है 100, लेकिन इन्वर्ट शुगर नहीं है। अब इन्वर्ट शुगर को देखने के लिए भले इन्वर्ट शुगर का हमको मिठासनेस पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि भाई इन्वर्ट शुगर स्वीट है कि नहीं सुक्रोज के कंपेरिजन में। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इसमें दिया हुआ है आपको इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को तोड़ करके ये बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये ज़्यादा स्वीटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वर्ट शुगर में फ्रुक्टोज के भी कुछ कण पाए जाते हैं, दैट्स वाई इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ओके, इसमें आगे डिटेल भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए बी जो है वो सही है, बी और ए जो है वो सही, मतलब रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो इन्वर्ट शुगर इज मेड बाय splitting disaccharide sucrose into two components, monosaccharide फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। दो कंपोनेंट में बांटा जाता है जो इन्वर्ट शुगर है उसको। अब इसमें फ्रुक्टोज के भी कुछ अण पाए जाते हैं, इसलिए मीठा लगता है। द कन्वेंशनल वे टू मेक इन्वर्ट शुगर इज टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इन्वर्ट शुगर इज स्वीटर देन सुक्रोज। ऑर्डिनरी वाइट शुगर जो होता है वो सुक्रोज से मीठा होता है due to free fructose crystal in which is the sweetest natural sweet sugar. Hence both A and B are true, but R is not a correct explanation of A. So next question in this is मैच दी फॉलोइंग है। अब इसमें मैच करना है कॉलम ए में, कॉलम सेकंड में। इसमें डिफरेंट जो है नेम्स दिए गए हैं और यहाँ पे शुगर कौन कौन सा उसमें पाया जाता है वो प्रोडक्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले है ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर में क्या पाया जाता है? देन फ्रूट शुगर, देन मिल्क शुगर, देन टेबल शुगर, देन स्टेविया। तो ग्रेप शुगर में पाया जाता है ग्लूकोज,
ग्रेप शुगर, ग्लूकोज। फ्रूट में पाया जाता है फ्रुक्टोज। मिल्क शुगर में पाया जाता है लैक्टोज। टेबल शुगर में पाया जाता है सुक्रोज। और स्टाविया जो है ये नेचुरल स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर। तो याद रखिएगा स्टाविया में क्या यूज़ होता है भाई, नेचुरल स्वीटनर। टेबल शुगर जो है वो उसमें सुक्रोज होता है। मिल्क शुगर में लैक्टोज होता है। फ्रूट शुगर जो है उसमें फ्रुक्टोज होता है। वहीं पे ग्रेप शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, aspartame is an artificial sweetener sold in market. It consists of amino acid and provides calories like other amino acid. Yet it is used as low calorie sweetening agent in food item. What is the basis of this use? तो आपको पता होगा कि भाई आप शुगर फ्री या फिर आप कह सकते हैं कि जो चीनी आती है, जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है तो एक डब्बे में देखा होगा आपने, तो उसको एस्पार्टम कहते हैं। और वो कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में यूज होता है और एमिनो एसिड होती है, प्रोवाइड्स कैलोरी लाइक एमिनो एसिड। येट उसको हमको लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट फूड आइटम में क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली में अब इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा ऑप्शन सारे कि aspartame is sweetening as a table sugar, but unlike table sugar, it is not readily oxidized in human body due to lack of request enzyme. When aspartame is used in food processing, the sweet taste remains, but it becomes resistant to oxidation. Aspartame is sweet sugar, but after ingestion into body, it converted into metabolic. नहीं, ये नहीं होगा. Aspartame is several times sweeter than table sugar, hence food items may with a small quantities of aspartame yield few calories on oxidation. Okay. अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मीठा है, कोई कम मीठा है और दोनों की कैलोरी वैल्यू सेम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम कम डोज में लेंगे तो भी इतना ही मीठा लगेगा। तो सिमिलर स्वीटनेस के लिए भी ये कम डोज में लेते हैं, इसीलिए कैलोरी कम होता है। तो एस्पार्टम ये आंसर हो जाएगा। Aspartame is an artificial non-saccharide sweetener used as sugar substitute in some food and beverage. Aspartame is approximate 200 times sweeter than sucrose. अब 200 गुना जो स्वीटर होगा, जाहिर सी बात है कि उसका थोड़ा सा भी स्वीटनेस आप थोड़ा सा भी यूज़ कीजिएगा तो वो मीठा लगेगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इवन थो aspartame produce 4 किलो कैलोरी of energy per gram when metabolized, the quantity of aspartame needed to produce a sweet taste is so small that its calorie contribution is negligible. तो कम यूज़ करते हैं तो कम कैलोरी वैल्यू रहता है उसका। एस्प्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एस्प्रीन किससे ऑब्टेन होता है? तो एक पेड़ से एस्प्रीन को ऑब्टेन किया जाता है, अ ट्री। एस्प्रीन इज अ salicylate. It works by reducing substance in body just cause pain, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ये अब एस्प्रिन किस में आता है? तो फीवर में, इन्फ्लेमेशन में। इट इज समटाइम यूज टू ट्रीट प्रिवेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड चेस्ट पेन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ट्री। देन अगेन क्वेश्चन इज रिपीटेड। एस्प्रिन इज पूछ रहा है एस्प्रिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है एस्प्रिन। ओके, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक कॉजेज द hypothalamus to override prostate gland, induce increase in temperature. The body then works to lower the temperature, resulting in a reduction in fever. Aspirin is antipyretic and analgesic. तो अगर पूछता है कि एस्प्रिन क्या है तो एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। एंटीबायोटिक एमोंग द फॉलोइंग इज, तो देखिए पेंसिलिन, सल्फाडाइजिन और एस्प्रिन, ये तीनों जो हैं एंटीबायोटिक्स में आते हैं। एस्प्रिन सॉरी एनाल्जेसिक, paracetamol and aspirin are analgesic aesthetic medicine, whereas penicillin and sulfaridine is antibiotic. ओके, पेंसिलिन जो है, सॉरी, पेंसिलिन और जो अपना सल्फाडाइजिन है ये दोनों एंटीबायोटिक है, तो ई हो जाएगा, मोर देन वन है। पैरासीटामोल एस्प्रिन जो है ये एनाल्जेसिक है, एलर्जिकल और पेन रिलीवर है। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज, तो क्या हो जाएगा? पेंसिलिन। Among the given option, penicillin is antibiotic medicine, aspirin and paracetamol analgesic and antipyretic medicine, while chloroquine belongs to anti-malarial medicine.
क्लोरोक्विन मलेरिया में यूज होता है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल अभी हम लोग ने देखा क्या, तो वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होते हैं, वहीं पे पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से जो है करेक्टली मैच नहीं है। एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, एंटीफोमिंग पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, एंटीसेप्टिक एस्प्रिन। जबकि एस्प्रिन क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन और एसिटाइल सैलिकाइलिक, एस्प्रिन और एसिटाइल सैलिकाइलिक एसिड इज cyclate drug and is generally used as an analgesic, something that relieves pain without producing anesthesia or loss of consciousness। यानी बिना बेहोश किए हुए, बिना आपके कॉन्शियसनेस यानी को कम किए हुए आपका जो दर्द है उसको कम करता है। फ्रॉम माइनर एक एंड पेन्स टू रिड्यूस फीवर एंड एंटीपायरेटिक। तो एंटीसेप्टिक क्या है भैया, एस्पिरिन नहीं है। ये क्या है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। Also as an anti-inflammatory drug, it is not antiseptic. Remaining pairs are correctly matched. फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच द फ्लोइंग टाइप, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक पेयर है जो गलत मैच्ड है। तो क्लोरोमोसाइटिन एंटी टाइफाइड, क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक, क्विनिन एंटी मलेरियल, एस्प्रिन एनेस्थेटिक। तो जाहिर सी बात है एस्प्रिन जो है वो एनाल्जेसिक है, एनेस्थेटिक नहीं है भाई, उसमें बेहोश नहीं करते हैं, कॉन्शियसनेस आपकी गायब नहीं की जाती है। बाकी सारे जो है ये सही मैचेज हैं। एस्प्रिन इज नॉट एनेस्थेटिक, इट इज एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर और एंटीपायरेटिक टू रिमूव फीवर। अदर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज सेडेटिव, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है सेडेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड को एज ए हम सेडेटिव साल्ट यूज करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr is a salt widely used in anti-convulsant and a sedative in 19th century and early 20th century. It is used as vegetarian drug as an anti-palliative medication for dogs. It is an odorless, colorless crystal or white granular solid with a pleasant bitter saline taste. तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि कौन सा एक सेडेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड को। और अगर आपको सेडेटिव का मीनिंग नहीं पता है तो सेडेटिव होता है एक ऐसा ड्रग जो कि आपको नींद, मतलब अगर नींद नहीं आ रहा है या फिर आप बहुत हाइपर हैं तो आपको काम करने में या फिर सुलाने में काम आता है, दैट इज नोन एज सेडेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में मिल जाए तो डेथ भी हो जाती है। ये इरिवर्सिबल मतलब न चेंज करने वाला, न चेंज होने वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड खून के साथ मिलके। Carbon monoxide is a deadly, colorless, odorless, poisonous gas. It is produced by incomplete burning of various fuels including coal, wood, charcoal, oil, kerosene. सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है इवन नेचुरल गैसेस से। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अगर बन गया, COHB is a stable complex of carbon monoxide that generate in red blood cell where carbon monoxide is held. ओके, तो भैया इसमें डेथ भी हो सकता है इंसान का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स पूछा जाए कि हेमोग्लोबिन के साथ मिलाकर डेथ कॉजिंग सब्सटेंस कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन बना दे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज होमोजेनाइड बाई, मिल्क जो है वो किस तरह होमोजेनाइड किया जाता है। तो अगर ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल्स इनटू माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आपने कभी देखा होगा एक डंटी की तरह रहता है और इसमें मट्ठा महने के लिए या फिर जब घी निकाला जाता है उस समय किस तरह से इसको रोटेट करते हैं, एक साइड से, दोनों साइड से ऐसे घुमा घुमा करके मिल्क के अंदर डाल करके। तो जब घी निकालना होता है तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस ही होता है जिसमें दूध को पूरा रोटेट करते हैं उसके अंदर, जिससे चलते उसका फैट क्या होता है टॉप सरफेस पे आके इकट्ठा एक्मुलेट हो जाता है। तो ह्यूमनाइज अगर पूछा जाए ह्यूमनाइज्ड मिल्क का कैसे करते हैं तो डेट
due to centrifugal force with the help of centrifugal force. जैसे इसमें दिया भी है, homogenization breaks the fat into small sizes so it no longer separates, allowing the sale of non-separating milk at any fat specification. The fat in the milk normally separate from the water and collects at top. Thus, the consistency and texture is harmonized. It is purely physical process. Nothing is added to milk. Just उसमें rotation डालते हैं. Which of the following vial is an extract of clove vial? इनमें से कौन सा एक वायल जो है वो क्लोव वायल का एक्सट्रैक्शन है? तो यूगेनॉल वायल जो है वो क्लोव वायल का एक्सट्रैक्शन है. अब क्लोव क्या होता है? तो आपके घर में यूज होता होगा लौंग, उसको क्लोव कहते हैं. आई थिंक कि आपने सुना होगा, और खास करके बिहार का एग्जाम है तो और बिहार से भी हैं आप लोग तो जनरली लौंग का नाम आपने सुना होगा. तो क्लोव वाइल वो उसी को कहते हैं. अब विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल इज एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव वाइल? तो दैट इज यूगेनॉल. यूगेनॉल इज अ कलरलेस और लाइट येलो वाइल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्लोव वाइल हैविंग केमिकल फॉर्मूला C10H12O2. It's a smell like clove with a spicy pleasant taste. Which one of the following fruit is most suitable for jelly making? इनमें से कौन सा फ्रूट जो है सबसे ज़्यादा जेली मेकिंग के लिए सुटेबल है? तो अमरूद जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है. क्यों? गुद्देदार होता है. The smaller acid fruit are more suitable for jelly making since they are usually high in pectin content and acid. Guavas have high calcium and phosphorus content. High pectin कंटेंट मेक गुआवा सुटेबल फॉर जेली मेकिंग. सो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जेली मेकिंग के लिए किसको यूज़ किया जाता है? गुआवा, अमरूद को. अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर अस बिकॉज इट. क्यों बेटर होता है? रिलाइज ऑन केमिकल होगा तो वो तो कभी भी बेटर नहीं हो सकता. इज एक्सपेंसिव, ये तो हो ही नहीं सकता. इज ग्रोन इन ग्लास हाउस कीपिंग इट क्लीन फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये अलग चीज़ हो गई कि इन्वायरमेंट को आप क्लीन रख रहे हैं, लेकिन अपने लिए बेटर क्या है? इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर. देखिए ऑर्गेनिक जहाँ यूज हुआ तो भाई फर्टिलाइजर जो भी केमिकल्स वाले हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं. दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. ऑर्गेनिक फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स हु emphasize the use of renewable resources and the conversion of soil and water to enhance environmental quality for future generation. The organic food is produced without using most conventional pesticides, fertilizers made with synthetic ingredients or sewage sludge, bioengineering और आयोनाइजिंग रेडिएशन. तो जहाँ केमिकल यूज़ नहीं होगा उससे अगर आपकी सब्जी या फिर फूड्स रेडी हो रहे हैं तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ आइदर देन अगर आप फर्टिलाइजर्स वाले खा रहे हो तो. सो दिस वे वी कैन से कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो बेटर है बिकॉज उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं. सो गाइज ये था इस सेशन में. टोटल हमने कवर कर लिया जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड बीपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.